नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम जनरल साइंस की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चंस जो यूपीएससी प्री में पूछे गए हैं 2013 से लेकर 2023 तक। एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, उनके पीछे के कंसेप्ट को और बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे, जिससे आप सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में एक नॉलेज बेस डेवलप कर पाएँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अल्फा टॉक्सिन्स, टैटू की वजह से कौन से डिजीज होते हैं, देन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस के लिए किन मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, अगर फ्रूट्स को कोल्ड चैम्बर में रखा जाए तो उनकी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा। ये सभी क्वेश्चंस यूपीएससी प्री 2013 में पूछे गए थे। अगर आप इन चीज़ों को जानते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं जानते, सीखना चाहते हैं, इस वीडियो में एक सिंपल वे में आप इन सभी चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। इन चीज़ों को सीखते सीखते आप अपना एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप कर पाएंगे, जो आपकी मदद करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग आपको कैपेबल बनाएगी किसी भी क्वेश्चन की ओरिजिन को ट्रेस करने में, जिससे आप ये जान पाएंगे कि कोई क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, किस टॉपिक से पूछा गया है, उस टॉपिक को कितनी डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सके। कीवर्ड की बेसिक नॉलेज आपको सक्षम बनाएगी। कोई भी क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछती है, जैसा कि आप जानते हैं ऐसा किया जाता है। पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज़ हमने कंप्लीट की है 2013 से 23 तक की। इकोनॉमी की पीवाईक्यू सीरीज़ हमने कंप्लीट की है सेम पीरियड की। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने विद एविडेंस आपको दिखाए हैं कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जो भी ऑप्शंस में स्टेटमेंट्स में कीवर्ड दे रखे हैं उनसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन अगर आपके ठीक जाते हैं तो आपको रियल एग्ज़ाम में काफ़ी लीड मिलेगी, जो आपको कट ऑफ पार करने में बेहद मदद करेगी। साथ ही साथ आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर पाएंगे और रिवाइज कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, अलाउज जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड, नंबर 1 अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, नंबर 2 फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट्स, नंबर 3 फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू हायर ऑर्गेनिजम्स। Select the correct answer using the code given below. A 1 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1 2 and 3। इस पॉइंट पे आप वीडियो को पॉज कीजिए, जो भी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको यूज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप आंसर की तरफ, एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़िए। इस केस में डी करेक्ट आंसर है, यानी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसके केस में जो जीन्स हैं वो सभी कैटेगरीज में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। स्पीसीज, प्लांट की स्पीसीज हो, या फिर एनिमल्स टू प्लांट हो, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हो, उन सभी में जीन्स ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या, इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। इसका जो दूसरा नाम है दैट इज़ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस चीज़ को समझने से पहले हम बिल्कुल बेसिक चीज़ को जानेंगे कि रिकम्बिनेंट शब्द जो यूज़ हो रखा है इसका मतलब क्या है। रिकम्बिनेंट मतलब कोई चीज़ जो अलग अलग पार्ट्स को या एलिमेंट्स को जोड़कर बनाई गई है। सिंपल इंग्लिश का जो वर्ड मीनिंग है आप देखेंगे, गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कोई चीज़ जो 2 3 4 5 चीज़ों को जोड़कर बनाई गई है, उसको रिकम्बिनेंट बोलते हैं। तो रिकम्बिनेंट डीएनए क्या हुआ कि जो डीएनए 2 3 4 या अलग अलग डीएनए को जोड़कर आर्टिफिशियली बनाया गया है, उसको, उस डीएनए मॉलिक्यूल को रिकम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। देन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या हुई कि भाई जो टेक्निक्स यूज की गई हैं ऐसा करने के लिए, यानी आर्टिफिशियली ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो अलग अलग सोर्सेज से जेनेटिक मटेरियल लेके बनाया गया है, देन उस चीज़ को करने के लिए जो टेक्निक्स यूज हुई हैं उसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोला जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि कुछ खास किस्म के ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स
एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र किए जा सकें। कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं ये ऐसा करते समय? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, डीएनए लिगेजेस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जीन क्लोनिंग, जीन एडिटिंग, ये सभी टेक्निक्स या इनमें से कुछ टेक्निक्स जो भी जिस टाइप का भी सिस्टम मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग या जिस टाइप का डीएनए से डीलिंग की जा रही है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। इस ऐसा करते समय यानी ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल बनाते समय कि जो आर्टिफिशियल है और जिसमें अलग अलग डीएनए मॉलिक्यूल्स की कुछ खास फीचर्स हैं, उसकी पूरी प्रोसेस क्या होगी? उसकी पूरी प्रोसेस के लिए पहले तो जो डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें वो पर्टिकुलर जीन है, जीन से मतलब जो खास तरह की चीज़, जैसे भाई किसी की आई का कलर ब्लू है तो ये हमें जीन से पता चलता है। देन ऐसे जीन जिस डीएनए में है उस डीएनए को पहले आइसोलेट किया जाता है कि भाई हाँ ये डीएनए है, हमें इस डीएनए को यहाँ पे ये जीन है इसको हमें लेना है। देन उसको कट किया जाता है वहाँ से। कैसे कट किया जाता है? कुछ खास किस्म के टूल यूज़ किए जाते हैं, जो टूल जैसे टेक्निक्स और मेथड्स में भी हमने बताया, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन जिस टाइप की भी रिक्वायरमेंट होती है वो टूल का यूज़ करते हुए उस पर्टिकुलर डीएनए को जिसमें वो जीन है जो हमें चाहिए है उसको वहाँ से कट किया जाता है। देन उसको कट करने के बाद उसको एक वेक्टर में इंसर्ट किया जाता है। वेक्टर जैसे एक ट्रांसपोर्ट का व्हीकल मान लीजिए आप, वो एक करियर की तरह काम करता है। जहाँ भी मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म ये है, दूसरा ऑर्गेनिज्म ये है यहाँ से हमने एक डीएनए कट किया ये और हमने इस ऑर्गेनिज्म में इसको इंट्रोड्यूस करना है, तो वेक्टर मतलब वहाँ से वहाँ तक उस चीज़ को लाने के लिए एक करियर यानी ट्रांसपोर्ट व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी। वेक्टर वो चीज़ है कि उस ऑर्गेनिज्म से उस ऑर्गेनिज्म में हम उस व्हीकल के ज़रिए उस डीएनए को लेके आए और उस ऑर्गेनिज्म में जिसमें इंट्रोड्यूस करना था, जिसमें हमें वो खासियत चाहिए थी, उसमें उस वेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया। उसको बोलते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसमें भी ये चीज़ हमें इंट्रोड्यूस करनी थी। देन कुछ समय बाद जो डीएनए इंट्रोड्यूस किया गया है इस होस्ट ऑर्गेनिज्म में, वो अपना असर दिखाना शुरू करेगा। जो भी उसमें खासियत थी वो अपना दिखाना स्टार्ट कर देंगे। क्या एप्लीकेशन है ऐसा करने की? मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है या फिर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, इसकी क्या एप्लीकेशंस मतलब यूज़ क्या है इसका? इसका खासकर बायो फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ होता है, इंसुलिन वगैरह बनाने के लिए जो डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं उनके इलाज में। देन एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज़ होता है, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। आजकल ऐसी फसलें आ रही हैं, बीज आ रहे हैं जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट हैं, जिनमें मतलब बीमारी वगैरह नहीं लगेगी, पेस्ट वगैरह नहीं लगेंगे, और बीज में ही वो ऐसी खासियत डाल दी जाती है। कैसे डालते हैं? वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से जब डालते हैं, मतलब कोई ऐसा बीज जिसमें मतलब पेस्ट नहीं लग सकता, यानी खरपतवार वगैरह कोई भी बीमारी कोई डिजीज़ है वो नहीं लग सकता। वो डिजीज़ उस बीज का जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए को कट किया, राइट। जिस भी डीएनए में वो जीन है कि हमें ऐसा चाहिए जो बीज सूखे से ग्रस्त ना हो। एक एग्जांपल ये ले लीजिए आप, रट रेजिस्टेंट। मान लीजिए हमें ऐसी फसल लगानी है जो सूखे से प्रभावित ना हो, सूखे को झेल पाए, कम पानी को झेल पाए। तो मान लीजिए एक ये बीज है जिसमें ऐसी खासियत है, हमने ये दूसरे उसमें इंट्रोड्यूस करनी है। तो सेम यहाँ से जो जीन जिस जीन के में जिस डीएनए में ऐसा जीन है कि वो सूखे को झेल पाता है, उसको कट किया। जिस फसल में भी दूसरी फसल में हमें ये इंट्रोड्यूस करना है उसको वेक्टर में रखा, वेक्टर को इस फसल के बीज में इंट्रोड्यूस किया और उसको फिर मतलब धीरे धीरे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। पहले एक्सपेरिमेंट बेसिस पे, देन फुल यूज़ में। ये सारी जो प्रोसेस है ये लैब में होती है, लेकिन एक्चुअल मतलब प्रोसेस यही है कि भाई एक चीज़ से दूसरे में इंट्रोड्यूस करना। इसका और यूज जीन थेरेपी में भी होता है, डीएनए एनालिसिस में किया जाता है,
इंडस्ट्रियल एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने के लिए, रिसर्च बायोमेडिकल स्टडीज़ में, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट इज improper handling and storage of cereal grains and oilseeds result in the production of toxins known as aflatoxins, which are not generally destroyed by normal cooking process. Aflatoxins are produced by A. bacteria, B. protozoa, C. molds, D. viruses. यानी जो अनाज वगैरह है, ऑयल सीड्स वगैरह हैं, उनको अगर अच्छे से हैंडल नहीं किया जाए, अच्छे से स्टोर नहीं किया जाए, तो उनमें कुछ टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं। कुछ मतलब टॉक्सिन्स को बोलते हैं आविशो, यानी कुछ विष से जुड़ी हुई क्वालिटीज़ उनमें आ जाती है, हार्मफुल क्वालिटीज़ उनमें आ जाती हैं, जिनको एफ्लाटॉक्सिन्स बोलते हैं। वो आमतौर पर अगर आप कुकिंग भी करेंगे तो वो ख़त्म नहीं होंगे। वो उनको जो प्रोडक्शन है उनका कौन करता है, मोल्ड्स प्रोड्यूस करते हैं उनको। इनके बारे में बात करते हैं, एफ्लाटॉक्सिन्स हैं क्या। ये नेचुरली ओकरिंग टॉक्सिन्स हैं जिनको मोल्ड्स प्रोड्यूस करते हैं। टॉक्सिन का मतलब क्या है कि ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस जो ह्यूमन हेल्थ के लिए हानिकारक रहता है। एंड मोल्ड्स आर ए टाइप ऑफ फंगस, ये हर जगह मौजूद रहते हैं, यूबिक्विटस है नेचर में। इनका कलर और टेक्सचर भी वेरी करता है। ह्यूमन हेल्थ के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जैसे एलर्जी वगैरह, सांस लेने की दिक्कत। इनको अच्छी चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में इनको एंटीबायोटिक्स, एंजाइम वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इनके 4 मेन टाइप हैं, B1, B2, G1, G2। जो B1 है वो सबसे खतरनाक रहता है। इनको कार्सिनोजेंस कैटेगरी का माना गया है, यानी इनमें कैंसर करने की क्षमता होती है। ये कंटामिनेट करते हैं खासकर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को, नट्स को, ड्राई फ्रूट्स को, जिनके ज़रिए ये ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं। इसके अलावा 2-3 टर्म जो ऑप्शंस में यूज़ हो रखी हैं। बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। बैक्टीरिया क्या हैं? ये सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एक ही सेल होती हैं। ये लगभग हर जगह पाए जाते हैं। कुछ खासियत इनकी क्या है कि भाई इनका जो सेल स्ट्रक्चर है वो प्रोकारियोटिक टाइप का होता है, मतलब जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, उसके चारों ओर जो मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होती, जैसा कि दूसरे पेड़ पौधों में और एनिमल्स में होती है। देन इनका जो शेप और साइज़ है वो भी अलग अलग रहता है। इनमें डाइवर्स मेटाबॉलिज्म रहता है। ये जो रिप्रोडक्शन है उसको बाइनरी फिजन की टेक्निक के ज़रिए करते हैं, यानी जो सिंगल सेल है वो 2 अलग सेल्स में डिवाइड हो जाती है, तो उसको रिप्रोडक्शन बोला जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है। देन इनका बहुत पॉजिटिव रोल भी रहता है, जैसे नाइट्रोजन वगैरह वो फिक्स करते हैं। नेगेटिव रोल भी रहता है कि भाई ये इन्फेक्शन वगैरह कोज करते हैं। देन देर आर प्रोटोजोआ भी सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इनकी क्या खासियत है कि ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो सेल स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक टाइप का होता है, यानी जिसमें न्यूक्लियस भी है और जो दूसरे सेल ऑर्गेनेल हैं उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है। ये हेट्रोट्रोपिक है नेचर में। हेट्रोट्रोपिक का मतलब है जो अपने खान पान के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। देन दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, यानी ये भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया की तरह बाइनरी फिजन वगैरह, मल्टीपल फिजन, बडिंग वगैरह से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। इकोलॉजी में ये बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज ए कंज्यूमर, प्रीडेटर एंड डिकम्पोजर। दिखने में ये ऐसे होते हैं। एंड देन बैक्टीरिया आपने देख लिया, बैक्टीरिया ऐसा दिखता है अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो। आफ्टर दैट देर आर वायरस। वायरस भी इन्फेक्शियस एजेंट हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं नेचर में। इनको जिंदा नहीं माना जाता क्योंकि ये रेप्लिकेट या मेटाबॉलिक प्रोसेस को नहीं कर सकते खुद से। ये होस्ट सेल पे, यानी जिस भी सेल में ये एंटर करते हैं उसी पे डिपेंड करते हैं रिप्रोडक्शन और रेप्लिकेशन के लिए। इनका जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए का बना होता है या फिर आरएनए, दोनों एक साथ नहीं होते इनमें। देन दे इन्फेक्ट स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का वायरस एक पर्टिकुलर टाइप की सेल को ही इन्फेक्ट करेगा।
दे कोज ए वाइड रेंज ऑफ डिजीज अमंग ह्यूमन, जैसे फ्लू है, HIV है, कॉमन कोल्ड है, हेपेटाइटिस है, मीजल्स है, कोविड-19, ये सभी वायरस की वजह से होते हैं। दीज लुक लाइक दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग, यानी टैटूइंग से कौन से डिजीज एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकते हैं, इनमें से सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 1, 2 एंड 3, यानी चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स में से कौन से डिजीज टैटूइंग की वजह से जा सकते हैं, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। कि जो सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, कैन बी ट्रांसमिटेड बाय टैटूइंग बट नॉट द चिकनगुनिया। तीनों डिजीज के बारे में बात करते हैं। ये क्या है? एज पर WTO डाटा, दीज आर वायरल डिजीजेज, तीनों ही वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन से मतलब क्या है कि ये वायरस की वजह से होते हैं। चिकनगुनिया कौन से वायरस की वजह से होता है? ये चिकनगुनिया ही वायरस का नाम है जिसकी वजह से ये होता है, लेकिन इसको एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलाव मच्छरों की वजह से होता है, जिसको एडिस मॉस्क्विटो बोलते हैं। डेंगू वगैरह में भी यही मच्छर रोल प्ले करता है। देन जो हेपेटाइटिस बी है वो हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है, लेकिन इसका फैलाव एक इंसान से दूसरे इंसान में बॉडी फ्लूइड्स की वजह से होता है, जैसे सीमन वगैरह है, सलाइवा है, ब्लड वगैरह है। अगर ये एक इंसान का दूसरे इंसान के कांटेक्ट में आता है अलग अलग वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, टैटूइंग की वजह से, कोई नीडल स्टिक की इंजरी है उस वजह से, तो ये मतलब इन्फेक्शन फैलता है। देन HIV एड्स जो है HIV की वजह से फैलता है। ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, इसकी वजह से ये होता है। इसका जो फैलाव है वो भी बॉडी फ्लूइड्स के वजह से होता है, जैसे ब्लड, ब्रेस्ट मिल्क, सीमन, वेजिनल फ्लूइड, ये सब बॉडी फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। ये कैसे फैलते हैं? अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया जाए, प्रेगनेंसी वगैरह की वजह से, टैटूइंग वगैरह की वजह से, इस वजह से ये सब फैलते हैं। इनका फैलाव किस हग या फिर खाना वगैरह शेयर करने से नहीं होता है। जो HIV की एडवांस्ड स्टेज है, दैट इज़ एड्स। एंड देन क्या सिम्टम्स हैं तीनों के? चिकनगुनिया के केस में जीका और डेंगू जैसे सिम्टम्स होंगे। बीमारी मतलब आपको बुखार होगा, जॉइंट पेन होगा, हेडेक होगा, नोसिया होगा। एंड हेपेटाइटिस बी की वजह से मतलब खासकर जो आपकी स्किन है और आँख है वो येलो कलर की होने लग जाएगी, थकान महसूस होगी, डार्क यूरिन आना शुरू हो जाएगा, वोमिटिंग वगैरह होगी। एड्स के, HIV के केस में बुखार होगा, हेडेक होगा, रैशेज हो जाएंगे, गला ख़राब हो जाएगा, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। देन इनका इलाज क्या है? चिकनगुनिया के केस में कोई अप्रूव्ड मेडिसिन नहीं है WTO के डाटा के अकॉर्डिंग। नॉर्मल मतलब कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं है, वैसे ही नॉर्मल मेडिसिन से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। हेपेटाइटिस बी के लिए भी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, नॉर्मल मेडिसिन, डाइट वगैरह पे ध्यान रख के ही इलाज किया जाता है। HIV के केस में ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है। Consider the following minerals: calcium, iron, sodium. Which of the minerals given above is or are required by human body for the contraction of muscles? यानी इंसान के शरीर में मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन से इन मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है? 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 1, 2 एंड 3। मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब पेशियों के संकुचन के लिए, पेशियों का संकुचन। डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑल 3 आर रिक्वायर्ड। मिनरल्स क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। मिनरल वो एसेंशियल एलिमेंट हैं जो किसी भी इंसान की बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए और उसको अच्छे से फंक्शन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। यानी दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स या फिर न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी के फंक्शंस के लिए, उसको डेवलप करने के लिए ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है, फ्लोराइड है, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, क्रोमियम, कॉपर, फ्लोराइड, मोलिब्डेनम, मैग्नीज एंड सेलेनियम।
ये सभी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो इंसान की बॉडी में होने चाहिए। इनकी मात्रा अलग अलग हो सकती है, कोई कम कोई ज़्यादा। क्वेश्चन में तीन मिनरल्स के बारे में बात हो रही है, कैल्शियम, आयरन और सोडियम। ये क्या हैं? ये तीनों मिनरल हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट हैं। इनके सोर्सेज क्या हैं? कैल्शियम खासकर डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, जैसे मिल्क है, कर्ड वगैरह है। नट्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, सीड्स हैं, फोर्टिफाइड फूड है। आयरन जो है रेड मीट, पोल्ट्री, फिश, बीन्स, लेंटिल्स, स्पिनच, फोर्टिफाइड फूड में पाया जाता है। सोडियम खासकर टेबल साल्ट में, जो नमक हम यूज़ करते हैं, प्रोसेस्ड फूड, ब्रेड वगैरह में होता है। इनकी यूटिलिटी क्या है, यानी इनके फंक्शन क्या है, क्या फ़ायदा ये बॉडी को पहुंचाते हैं, क्या काम रहता है इनका शरीर में। जो कैल्शियम है वो आपके दांतों और जो हड्डियां हैं उनको मजबूत करता है। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की मतलब जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है। हॉर्मोन्स वगैरह, एंजाइम्स वगैरह को रिलीज करता है। आयरन जो है उसका मेन काम ऑक्सीजन से रिलेटेड है, जो भी ऑक्सीजन का सप्लाई करनी है उसका काम करता है। ये हेमोग्लोबिन का पार्ट होता है, जो कि एक प्रोटीन है जिसका काम ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक पहुंचाने का होता है। देन सोडियम क्या है? सोडियम का जो फंक्शन है वो नर्व्स को और मसल्स के फंक्शन में मदद करना है। बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं यानी तरल पदार्थ हैं उनकी ठीक मात्रा बनाए रखना और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। Fruits stored in a cold chamber exhibit longer storage life because अगर फ्रूट्स को कोल्ड चैम्बर में स्टोर किया जाता है तो वो ज़्यादा स्टोरेज लाइफ उनकी हो जाती है। क्यों ऐसा? एक्सपोजर टू सनलाइट इज प्रिवेंटेड, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट इज इंक्रीज्ड, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज्ड, देयर इज एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सी इज द करेक्ट आंसर। फ्रूट्स को अगर कोल्ड चैम्बर में स्टोर किया जाता है, एक सिंपल एग्जांपल अगर हम देख लें, बनाना है जैसे, एक बनाना आप किचन में रख दीजिए बाहर खुले में, और एक बनाना को आप रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। आप खुद से ही डेली लाइफ में आप देखते होंगे कौन सा ज़्यादा चलेगा, यानी किसकी लाइफ ज़्यादा होगी, जो बनाना रेफ्रिजरेटर में रखा गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, यानी सांस लेने की जो प्रक्रिया है, जो फ्रूट्स हैं वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो प्रोसेस स्लो हो जाती है तो उनकी जो लाइफ है बढ़ने लग जाती है, उनका जो डीके है वो स्लो हो जाता है। दैट हेल्प्स देम टू स्टे फ्रेश फॉर लॉन्ग। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।